स्वागत है आपका जिंक पॉड के एक और शो पे। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो बीमारी अब बहुत आम हो चुकी है, कोई टैबू नहीं रहा, घर घर होने लगी है, जिसको कहते हैं डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर होना। इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋत्विक अग्रवाल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। और डायबिटीज़ के वजह से आँखों में जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उन पर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव जैन। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। क्या है सर, ये डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ अगर हम आम भाषा में कहें तो ब्लड लेवल्स में शुगर का बढ़ जाना डायबिटीज़ होता है। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इसे। अगर हमारी खाली पेट की शुगर 126 से बढ़ जाए या खाना खाने के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए उसकी, तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है, पर देसी भाषा में अगर कहा जाए तो खून में शुगर का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ होता है। किसी को भी हो सकती है? किसी को भी हो सकती है। सभी लोग इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। अभी इसकी प्रेवलेंस करीब 10 से 15% हो चुकी है, तो किसी को भी हो सकती है डायबिटीज़। पर हाँ, ये ज़रूर है कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री का होना या वज़न ज़्यादा होना। ऐसे लोगों में डायबिटीज़ बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, बाकी हो किसी को भी सकती है। इसमें मैं डॉक्टर साहब की बात में मैं क्या ऐड कर दूंगा, आज के डेट में इंडिया को जो है वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा गया है। बिल्कुल, इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं डायबिटीज़ के लेके आजकल। बिल्कुल। इसकी प्रेवलेंस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले 20-25 सालों में हमें एकदम एक एपिडेमिक की तरह ये दिखेगी हमें डायबिटीज़। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डायबिटिक हूँ? डायबिटीज़ खुद शरीर को कुछ लक्षण बताती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है। जो 3 मेन लक्षण हैं वो हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया होता है बार बार प्यास का लगना, मुंह सूख जाना। पॉलीफेजिया होता है बार बार भूख का लगना। और पॉलीयूरिया होता है बार बार पेशाब का लगना। अगर ये तीनों लक्षण हमें मिल रहे हैं तो हमें अपनी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराने चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और भी चीज़ें, शरीर में कमज़ोरी का आ जाना, अचानक से वज़न कम हो जाना, या अगर आपके कोई घाव हो रहे हैं और वो भर नहीं रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें शुगर हो सकती है और हमें उसकी चेकिंग करानी चाहिए। जैसे आपने बताया फैमिली इनहेरिटेंस या बिल्कुल। फैमिली हिस्ट्री से जो हाँ। उसके बारे में कुछ बताएं। फैमिली हिस्ट्री होने से, या मतलब आपके माता पिता को शुगर होने से आपकी शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक, अगर मैंने जैसे कहा कि प्रेवलेंस 10% है, अगर एक आम आदमी 10% रिस्क पे है डायबिटीज़ होने के, तो जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी उसकी प्रतिशत 30 से 40% हो जाएगी, तो वो उन लोगों से ज़्यादा प्रोन हो जाएगा कि उसे डायबिटीज़ होगी, एक नॉर्मल इंसान तो के। इसको अपन एक जेनेटिक रोग कह सकते हैं? बिल्कुल, जीन्स का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ के होने में। यहाँ तक अपन ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रोल जीन्स का ही है डायबिटीज़ के होने में। लेकिन संभावना बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पिताजी या माताजी को डायबिटीज़ है उसे होगा ही होगा, और जिसके पिताजी या माताजी को डायबिटीज़ नहीं है उसे नहीं होगा। ये कहना गलत होगा, है ना। संभावना ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन पक्का किसको होगा ये हम बता नहीं सकते पहले से। ओवरवेट और लाइफस्टाइल से? ओवरवेट और लाइफस्टाइल का अगर हम दूसरे नंबर पे माने तो वेट का ही रोल है। अगर हमारा वेट एक लेवल से ज़्यादा है, हमारा बीएमआई एक लेवल से ज़्यादा है, हम ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, तो डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। पर इसमें अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो इस चीज़ को हम अपनी तरफ से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने खाने पीने में कंट्रोल रखें, लो कैलोरी डाइट लें, थोड़ा मीठे का परहेज पहले से ही रखना चालू करें, थोड़ा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब अगर हमारे रूटीन में हम रखें तो इसको हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं ओवरवेट। अगर जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, हाँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीनी खाता है, तो क्या उसके चांस है डायबिटीज़ होने के? पहले से चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, ये एक मिसनोमर है। डायबिटीज़ का चीनी खाने से कोई लेना देना नहीं है, जब तक डायबिटीज़ नहीं हो जाती। एक बार आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ गए, उसके बाद आपको चीनी को बंद करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली चीनी और शुगर वो सिनोनिमस नहीं है, जो कि आम भाषा में लोग बोलते हैं। शुगर की बीमारी एक्चुअली शुगर से नहीं हो रही है। उसे शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खून में चीनी बढ़ गई है, लेकिन वो चीनी खाने से नहीं बढ़ती है। ये बात हम एकदम ध्यान रखें, है ना। ये हमारी जनता में एक बहुत बड़ा मिथ बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगा, बच्चों को मना कर दें चीनी मत खाओ, शुगर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। कतई नहीं है, बिल्कुल। जैसा अब मुझे पता चल गया कि मुझे डायबिटीज़ है, व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या? अगर आपने शुगर लेवल्स चेक कराए और आपके शुगर लेवल ज़्यादा आ गए, जैसे कि डायबिटीज़ आपको पता चल गया, तो हम उसी समय से अपने खाने पीने का परहेज चालू करेंगे। हम जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मीठा नहीं खाना, डाइट में कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन करना, वो हम शुरू करेंगे। और एक नियमित हमें एक रूटीन एक्टिविटी बनानी पड़ेगी कि हमें फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ चालू करनी पड़ेगी, जो भी हमें पसंद है। जैसे कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन कहता है कि या तो आप
वॉकिंग चालू करें, साइकिलिंग चालू करें, स्विमिंग चालू करें, योगा चालू करें या कोई जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहें। तो अपने पार्ट पे तो आप ये कर सकते हैं, बाकी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपको कितने मेडिकेशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अपना मेडिकेशन लें और उससे फॉलो करें। डाइट, एक्सरसाइज एंड और मेडिकेशन, दवाई या बस मैनेजमेंट। हाँ, बस यही 3 चीज़ें हैं डायबिटीज़ कंट्रोल में, और कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी वजह से इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। बिल्कुल इसीलिए कहते हैं। और मैंने आपको 3 में से जो 2 फैक्टर बताए वो लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है, वो हमारे खुद के हाथ में, जो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर ऋतिक ने जो कहा उसमें ये सबसे लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता तो पड़ जाता है कि मुझे डायबिटीज़ है, चेक करा लिया, सब कुछ हो गया, फिर वो लग जाते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए कि बस किसी तरीके से हम दवाई ना खाएं। वो डॉक्टर आपको बता पाएंगे अच्छे से बेटर, बट अमूमन ये होता है कि रेगुलर जो चेकअप्स हैं वो लैकिंग रहता है अपनी सोसाइटी ये में। भी एक मिथ है हमारे यहाँ पे कि डायबिटीज़ हो गई तो उसे कम्प्लीटली क्योर कैसे कर दें। तो ये भी हमें एक समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ कम्प्लीटली क्योर नहीं होती, वो सिर्फ कंट्रोल में लाने वाली बीमारी है। तो कंप्लीट क्योर के चक्कर में लोग बिना मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस के चक्करों में पड़ जाते हैं, देसी दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई लोग हमारे पास सीधा फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ लेके आते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ लेके आते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस के चक्कर में। डायबिटीज़ तो कंट्रोल होती नहीं है और दूसरी बीमारी और साथ में लेके आते हैं, वो काम थोड़ा सा खराब है। ठीक है, बेसिकली इसमें इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। हाँ बिल्कुल। एक और चीज़ बताइए कि जिसको शुगर है या जिसको नहीं है, उसको कब कब चेकअप करवा लेना चाहिए अपना, या कब कब टेस्ट होना चाहिए उसका? जैसे डायबिटीज़ जनरली टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड की गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो थोड़ी इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि आप वीकली शुगर चेक करें ही करें, मतलब खाली पेट की शुगर भी और खाने के 2 घंटे बाद जो पोस्ट प्रेंडियल शुगर जिसको हम कहते हैं, इन दोनों को चेक करें वीकली एटलीस्ट। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा भी चेक करना पड़ता है, पर इतना तो आप एटलीस्ट करें ही करें। और टाइप 2 डायबिटीज़ में आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं। आप अगर हर वीक नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप 15 दिन में, 20 दिन में भी अगर आप रेगुलरली शुगर चेक कर रहे हैं तो आपका सही काम चलता रहेगा। और जिसको डायबिटीज़ नहीं है और अगर वो जैसे उसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक है या उसकी कोई दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या उसकी उम्र अब बढ़ रही है, 45-50 को प्लस कर रहा है वो, तो ऐसे आदमी को एनुअली अपनी डायबिटीज़ ब्लड शुगर तो चेक कराना ही कराना चाहिए, क्योंकि इतनी प्रिवलेंस बढ़ गई है तो ये बीमारी का हमें ध्यान तो रखना ही रखना चाहिए। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो अभी काफ़ी जनता से सुनने को आ रहा है, कोविड और डायबिटीज़ क्या रिलेशन है इनका? कोविड ने हाँ ऐसा ये लोगों में बहुत भ्रम फैल गया कि शायद कोविड से बहुत डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बढ़ गई। मैं भ्रम तो नहीं कहूँगा, उसका कुछ रोल तो रहा है, लेकिन कोविड में एक तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स हुआ। स्टेरॉइड एक ऐसी ड्रग है जो कि डायबिटीज़ करती है, तो वो जो डायबिटीज़ थी वो रिवर्सिबल थी। उन दिनों में बहुत लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए, लेकिन वो समय के साथ साथ वापस नॉर्मल हो गए। और कोविड खुद जो वायरस है उसने भी शायद थोड़ा जो इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि है, पेनक्रियाज है जो जिसमें बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है, उसको थोड़ा डिस्ट्रक्शन किया, ऐसे कुछ आर्टिकल्स आने लगे हैं। तो शायद उसकी वजह से शायद थोड़ी सी कोविड ने भी डायबिटीज़ की प्रेवलेंस अपनी सोसाइटी में बढ़ाई तो है, ये बात तो है। आपने अभी जिक्र किया था टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही डायबिटीज़, लेकिन दोनों अलग हैं और इनका इलाज भी अलग है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जनरली हम जो देखते हैं वो 30 साल से कम उम्र के लोगों में देखते हैं, और वो डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, क्योंकि उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में। जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं जो मैंने बताया आपको पेनक्रियाज में होती हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं इसमें, तो इंसुलिन आपके शरीर में बन ही नहीं रहा। तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से ही किया जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन आपके शरीर में बन ही नहीं रहा। इसके ऑपोजिट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन बन तो रहा है पर उसका रेजिस्टेंस पैदा होने लग जाता है, तो और अदर मैकेनिज्म्स की वजह से होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो उसमें दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है, लाइफस्टाइल का बहुत अच्छा रोल है, तो उसको मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज़ जो कम उम्र के लोगों में होती है और इंसुलिन देना ही पड़ता है। कौन सी घातक है दोनों में से? घातक तो डायबिटीज़ दोनों ही नहीं है अगर आप दोनों को कंट्रोल करेंगे तो, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो दोनों ही नुकसानदेह हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली कम उम्र में हो जाती है, छोटे बच्चों को हो जाती है और उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आती है, तो उसको मैनेज करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा आती है, क्योंकि एक मरीज़ को इंसुलिन ताउम्र लगानी पड़े, ये उसके लिए थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दवाई खाना। डायबिटीज़ कितनी सीरियस है? मैंने आपको जो बात कही, सीरियसली लेना हाँ, चाहिए? मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने जो अभी बात बताई कि डायबिटीज़
बिल्कुल भी सीरियस बीमारी नहीं है अगर आप उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो आप कंट्रोल में रखने के बाद एक आम इंसान की तरह पूरा अपना जीवन निकाल सकते हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर इससे सीरियस कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी जो पैरों की नसों पे, किडनी पे नेफ्रोपैथी, हार्ट पे, ब्रेन पे, लिवर पे, हर ऑर्गन पे ये असर डालती है। तो अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो ये आपके सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज कर देगी, है ना? आपने बताया रेटाइनोपैथी, डॉक्टर साहब बैठे हैं हाँ हमारे साथ, बिल्कुल, हाँ थोड़ा प्रकाश डालिए रेटिनोपैथी के ऊपर। देखिए बेसिकली वही है, शुगर जब अनकंट्रोल रहता है और बहुत समय तक अनकंट्रोल रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आँख के अंदर एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उसके ऊपर पे चेंजेस आने लग जाते हैं। उन चेंजेस की वजह से जो नुकसान होता है आगे चल के, वो परमानेंट डैमेज कॉज करता है और उसकी वजह से परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है अगर हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और हम अपनी आँखों के बारे में नहीं रेगुलरली चेकअप करा रहे हैं। तो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि मुझे रेटिनोपैथी हो भी रही है। जैसे ही वो लेटर स्टेज की तरफ एंटर होएगा, एग्रेसिव स्टेज की तरफ जाएगा, तब बहुत जल्दी-जल्दी आपको दिखने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और जब तक हम कुछ कर पाएँगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि कर पाने से पहले ही परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखना ही पूरा बंद हो जाता है और कई बार ये इरिवर्सिबली होता है। जैसे डायबिटीज़ होते ही पेशेंट को जांच करवा लेनी चाहिए एक बार रेटिना की? हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल करानी चाहिए। इनफैक्ट जो आप अपने फिजिशियन को भी दिखाएँगे, डायबिटोलॉजिस्ट को भी दिखाते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं आप एक बार आँख को भी चेकअप कराएँ। बट अमूमन मानते बहुत कम लोग हैं इस क्या बात को सिम्टम है सीरियसली। जिससे वो जान सकते हैं कि हाँ मुझे डायबिटीज़ तो है लेकिन मेरी आंखों पे भी असर आ रहा है, ऐसा कोई सिम्टम? देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिम्पटम नहीं है इनिशियल स्टेज के अंदर। हम इनिशियल स्टेज पे हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि हमारी आँखों के ऊपर शुगर का असर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए मतलब जो एक लॉन्ग टर्म डायबिटिक है, मैं सर की बात में ऐड करना चाहूँगा, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म डायबिटिक है तो उसको 6 मंथली या एटलीस्ट एनुअली अपना ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए और अपने रेटाइना को देखना चाहिए कि वो डैमेज तो नहीं हो रहा है। और अगर हम ग्रेड 1 में ही रेटाइनोपैथी को पकड़ लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक हम काफ़ी ग्रेड्स में आगे जा चुके होंगे, तो फिर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा। रिवर्सिबल है ये? इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि हमारे आँखों में रेटिना पे असर आ रहा है, तो हम इसको रोक सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है आँखों की जिसको रोका जा सकता है, पर रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जितनी अर्ली स्टेज पे जैसे अभी बात हुई, जितनी अर्ली स्टेज के ऊपर रोक लेंगे, उतना ही इफ़ेक्ट कम आएगा। एक आंख में होता है या दोनों में हो सकता है? दोनों में होता दोनों है। में। इफ़ेक्ट दोनों में अलग-अलग ज़रूर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम स्टेज पे चले। स्टेजेस अलग हो सकती हैं, बट आता दोनों आँखों पे और ही क्या है। ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है इसका? देखिए अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे को कितना विजन लॉस हो रहा है, किस स्टेज के ऊपर है, कितना एग्रेसिव है, उसके हिसाब से अलग-अलग जो है ट्रीटमेंट्स हैं। एक सिंपल मेडिसिन से लेके हमें सर्जरी तक भी करनी पड़ सकती है। इसमें भी जैसे डायबिटीज़ के प्रकार बताए, टाइप 1, टाइप 2, ऐसा ही रेटिनोपैथी में भी कुछ है? देखिए इसमें बेसिकली जो है इसको 2 पार्ट्स में अपने डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज है नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज, दूसरा स्टेज है प्रोलिफरेटिव स्टेज। नॉन प्रोलिफरेटिव को भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अंदर में डिवाइड किया है और जो प्रोलिफरेटिव है वो लो रिस्क एंड हाई रिस्क में डिवाइड कर रखा है। अपन ने पहले भी इस टॉपिक पे चर्चा कर रखी है, कैटरेक्ट। तो डायबिटीज़ और कैटरेक्ट का क्या संबंध है? देखिए एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली जो आपका डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहें, डायबिटीज़ होना प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होना प्रॉब्लम है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से जो कैटरेक्ट होने का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ जाता है। और ये जो अपन रेटिनोपैथी में जो इलाज करते हैं, क्या वो पूरी तरह सक्सेसफुल है? अगेन डिपेंडिंग अपॉन स्टेज। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जितनी जल्दी अपन उसको रोक लेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आँख के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को कैटरेक्ट से एसोसिएट करके देखते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन सर्जरी वो है। कैटरेक्ट में जो आपके आँख का लेंस है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया लेंस इम्प्लांट होता है। तो पुराना लेंस कैसा था, कितना ख़राब था, सही था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर रेटिना वही रहने वाला है। हम उस रेटिना को रिपेयर करेंगे। तो जैसे आपने कपड़ा पहना हुआ है, वो जितना ज़्यादा फट जाएगा, रिपेयर करने के बाद में उसका निशान उतना ही रहेगा। वो उतना सही तरीके से नहीं दिखेगा, उतना नया नहीं दिखेगा। तो वैसे ही आँख के अंदर में हम जितना लेट स्टेज पे जाके उसको रिपेयर करेंगे, तो कहीं न कहीं रेज़िडुअल इफ़ेक्ट उस चीज़ का रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई रेशियो है या एवरेज है कि इतने डायबिटिक्स पेशेंट्स में इतनों को रेटिनोपैथी होती है? नहीं, ऐसे अलग से कोई डिफाइंड रेशियो नहीं है, बट हाँ, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका शुगर कितना कंट्रोल है। प्रॉब्लम क्या है, कई बार लोगों को लगता है कि हमें तो शुगर बहुत समय से है,
तो हमारी आंखों पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर अनकंट्रोल्ड है और बहुत समय से है तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, और अगर कंट्रोल्ड है तो और बहुत समय से है तो भी इफेक्ट आने के चांसेस या स्टेज जो है वो अर्ली आके रह जाएगी। डॉक्टर साहब, बीकानेर वासियों के लिए एक बहुत स्पेशल सवाल है, जिसको डायबिटीज़ हो गई, क्या उसको मीठा खाना छोड़ देना चाहिए? देखिए, एज ए डॉक्टर तो मुझे यही जवाब देना चाहिए कि बिल्कुल मीठा बंद कर देना चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा मीठा खाया हुआ भी आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आपके ब्लड शुगर लेवल्स को एलिवेटेड रखेगा जब तक मीठे का असर रहेगा ब्लड में, और वो आपके लिए नुकसान देगा। बाकी ये बात थोड़ी सी प्रैक्टिकल कम लगती है, क्योंकि हमारे इस तरह का बीकानेर वालों का माहौल है, फेस्टिवल्स हैं, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। हाँ लाइफ लॉन्ग थिंग है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि एकदम जीरो कर दे आदमी। चीटिंग कर सकते हैं। चीटिंग कर सकते हैं, एज ए डॉक्टर मैं नहीं बोल सकता। थोड़ा सा अनऑफिशियली आप ये मान लें कि थोड़ी बहुत चीजें आप खा सकते हैं। बेसिकली रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एक आध चीज़ें और है, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करना चाहूँगा किसी भी पेशेंट को, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी होते हैं, और ना वो वैसे भी किसी बॉडी के लिए किसी तरह से फ़ायदेमंद नहीं होते, वो तो सिर्फ हम टेस्ट के लिए पीते हैं। तो मेरे ख्याल से डायबिटिक पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये आजकल जो डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे हैं, इनके बारे में कुछ कहो? ये जिनको कोल्ड ड्रिंक का शौक है और जो पीने के आदी हैं, वो डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही लो कैलोरीज होती हैं और वो सेफ़ होती हैं डायबिटीज़ में, वो पी जा सकती हैं, उसको कभी कभी ले सकते हैं। तो डॉक्टर ऋतिक, आप थोड़ा वो भी बताओ कि जो अपने ये शुगर सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, हाँ, उससे कितना बेनिफिट है, नहीं है? नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत सारे आ गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और उसमें भी कुछ जैसे एक स्टीविया नाम से बहुत पॉपुलर हो गया है मीठी तुलसी आजकल। जिसको हाँ कहते हाँ हाँ, स्टीविया नाम से बहुत पॉपुलर हो गया है। स्टीविया बहुत अच्छी चीज़ है, वो हर्बल चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई नुकसान नहीं करती है, और आपके जो भी आप डेजर्ट लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट भी डाल देती है, क्योंकि वो मिठास ला देती है वो, और उससे शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ते हैं, वो बिल्कुल लो कैलोरी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसको कभी कभी इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। बट एज अ प्रॉपर रेगुलर सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं? स्टीविया को जैसे हम कह रहे हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत सारे आ गए हैं, अब उनमें फर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि इसमें जितना नेचुरल और हर्बल है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो उतना आपके लिए ठीक है। मेरे ख्याल से जितना इन सब चीजों में इतना लॉन्ग टर्म अपने पास डेटा भी नहीं है, जिसके साथ एक स्पेसिफिक अपन कोई कंक्लूजन कर सकते कोई हैं। बड़ी रिसर्च या कोई डेटा नहीं है अभी, ये सब सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस की चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। पब्लिक के लिए आप ऐसी कोई 5 चीज़ें बताएं जो खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए सही रहेगा। अगर मोटा मोटी तौर पे बात करें, मैं पर्टिकुलर चीज़ का नाम तो नहीं लेता हूँ, तो मैं ये उन्हें कहना चाहूँगा कि जिन चीज़ों में मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अवॉइड करें, और जिनमें ज़्यादा प्रोटीन मात्रा है उन्हें हम लेने की कोशिश करें। जैसे अवॉइड करने वाली चीज़ें में जो मैं आपको बताऊँ, तो जैसे जो हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं कि ग्रेन्स में जैसे हम गेहूं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चावल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हम थोड़ा सा ग्रेन्स अपने बदलने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारा खाना चावल और गेहूं प्रधान रहता है और ये दोनों ही शुगर के लिए ठीक नहीं है। तो हम थोड़ी ग्रेन्स को बदलें, हम वापस अपने बाजरे की तरफ जाएँ, मिलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, चने मोट की रोटियां लोग आजकल बना के खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, तो ग्रेन्स को हम थोड़ा सा बदलें। वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ वापस जाएं, आलू वगैरह जिनमें स्टार्च ज़्यादा होता है उनको हम थोड़ा सा अवॉइड करें, तो ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाएं। प्रोटीन में दाल और जो स्प्राउट्स और इस तरह की चीज़ें, वो हम आराम से डायबिटीज़ में ले सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। फ्रूट्स भी काफ़ी तरह के हैं, जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इनको हम आराम से ले सकते हैं। इसमें शुगर भी फ्रक्टोज होती है जो कि इतना शुगर लेवल्स आपका नहीं बढ़ाती है, तो ये आप आराम से खा सकते हैं। फ्रूट वर्सेस फ्रूट जूस। फ्रूट जूस मैं बिल्कुल मना करूंगा, और फ्रूट के लिए मैं सारे फ्रूट्स के लिए हाँ नहीं करूंगा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जैसे एप्पल हो गया, पपाया हो गया, अमरूद हो गया, इनको हम आराम से खा सकते हैं। फ्रूट जूसेस इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि फ्रूट जूसेस में हम फाइबर नहीं खाते हैं, हम सिर्फ फ्रूट का रस ले लेते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाइबर अगर आपका साथ में जा रहा है फ्रूट जूसेस के, तो वो आपकी शुगर लेवल्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, और फाइबर हम फेंक रहे हैं और फिर सिर्फ जूस पी रहे हैं, तो वो तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है ना। इसमें एक मैं बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, डॉक्टर ऋत्विक भी उसके बारे में ज़्यादा इलेबोरेट कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के अंदर में एक डाइटिशियन, प्रॉपर डाइटिशियन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत जैसे हमने बताया कि डायबिटीज़ 3 चीज़ों पे ही है, उसमें से एक चीज़ डाइट ही है। तो अगर हम एक अच्छे डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट शेड्यूल बनवाएं और उसको हम यूज़ करें, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये मेजरली लैकिंग है अपनी सोसाइटी में, बिल्कुल लैकिंग है। डाइटिशियन का जो रोल है लोग उसको समझते ही नहीं है। हाँ, ये जो डाइट की बातें हैं, हम जितना 2-5 मिनट में उनको डिटेल में समझा सकते हैं उतना हम समझा देते हैं, लेकिन हाँ, एक डाइटिशियन उनको प्रॉपर चार्ट बना के दे तो उनको बहुत फायदा होगा इससे, और वो उसके लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली बनेगा। जो भी पेशेंट है
अगर वो डाइटिशियन से मिलता है तो वो एक जनरलाइज डाइट प्लान की जगह एक स्पेसिफिक उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली एक प्लान बन सकता है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि अब डायबिटीज़ तो एक टैबू नहीं रहा, लेकिन एक डायबिटीज़ से जुड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है आज भी टैबू है, वो है अल्कोहल। बहुत जने खुल के बात नहीं कर पाते, तो मैं चाहता हूँ हमारे शो के माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश डाले कि क्या डायबिटिक पेशेंट अल्कोहल ले सकता है तो कितनी और कब। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल शुगर की तरह रेस्ट्रिक्ट कर दी जाए अल्कोहल भी। अगर कोई आदमी अल्कोहल लेने का यूज टू है तो वो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल ले सकता है। पर क्या है कि कौन सी मात्रा सेफ है, इस पे कमेंट कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो लिवर डैमेज होने के मेन कारण है अल्कोहल को छोड़ के, उसमें डायबिटीज़ अब मेजर फैक्टर बन के सामने आया है कि डायबिटीज़ की वजह से लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है। तो जब आपको अल्कोहल की वजह से आपका लिवर डैमेज हो ही रहा है और आप साथ में डायबिटिक भी हो गए हैं, तो आपके पास दो फैक्टर्स हो गए आपके लिवर को कमज़ोर करने के लिए। तो उसमें अब कितनी मात्रा सेफ है ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप सोशल ड्रिंकिंग कर रहे हैं और आप एक अमाउंट को क्रॉस नहीं करते हैं, आप एक लिमिटेड ड्रिंकिंग करते हैं, जैसे किताबों में भी बताया गया है और सब में बताया गया कि 90 ml अल्कोहल सेफ़ रहती है एक मेल के लिए और 60 ml फीमेल के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं और आप सोशली ड्रिंकिंग करते हैं तो वहाँ तक इतना डैमेज आपको नहीं होगा। पर जितना आप अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें, ये तो जनता को मैं यही कहूँगा, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। हाँ, बिल्कुल। एंड इन लिमिट्स। एंड इन लिमिट्स। बिल्कुल, लिमिट इज मस्ट। इसी पे आगे बात करूंगा। एक सवाल है जो आप दोनों के लिए है, कब कंसल्ट करना चाहिए, रेटिनोपैथी के लिए या डायबिटिक्स के लिए? मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए तो ये है कि जब आपको पता चल गया है कि आप डायबिटिक हो गए हैं तो आपको एक बार मंथली फॉलोअप में डॉक्टर के रहना चाहिए। जो भी जितने दिन की वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें, मोस्टली मंथली होता है, मंथली फॉलोअप में रहना चाहिए। फिर जब आप यूज टू हो गए हैं, आपका एक सिस्टम सही बैठ गया है, आपके ब्लड शुगर सही चल रहे हैं, तो एक टाइप 1 डायबिटिक जो होता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, वो अगर 3 मंथली भी हमें विजिट कर रहा है तो हम उसका HbA1c वगैरह मेजर करके, जो 3 महीने के एवरेज की जांच होती है, उसको मेजर करके और आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटिक 6 मंथ्स में भी अगर विजिट कर रहा है तो फॉलोअप चल सकता है। रेटाइनोपैथी के लिए वैसे डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोस होती है हमें एक रेटाइनोपैथी की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए सभी डायबिटोलॉजिस्ट्स को, जिससे कि हम उसका डायबिटिक रेटाइनोपैथी का ग्रेड क्या है पहली बार में उसको असेस कर सकें। आगे कैसे फॉलोअप करना है वो सर बताएंगे। अगेन स्टेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ। कोई डायबिटिक पेशेंट है पर उसके कोई भी सिम्टम नहीं है तो ईयरली विजिट इज़ मोर देन इनफ। स्टेजेस अगर अपने, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन प्रोलिफरेटिव हो गया है तो 6 मंथली फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है। लो रिस्क अगर अपने प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो एटलीस्ट अपने को 3 मंथ्स के अंदर में एक बार रेगुलर चेकअप कराना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हाई रिस्क पे चला गया है तो एवरी मंथ। ये भी एक आम सवाल है लेकिन शायद बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, शुगर कंट्रोल कैसे लाएं? शुगर कंट्रोल लाना, मैंने बताया था आपको कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुगर कंट्रोल के लिए 3 ही चीज़ें हैं। आपको अपनी डाइट कंट्रोल रखनी पड़ेगी, आपको अपने टेस्ट को थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, 30 से 45 मिनट्स बॉडी को दें आप, जिससे कि वो आराम से यूज टू हो सके इस बीमारी के लिए। और मेडिकेशन जैसे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो भी आपके ब्लड शुगर लेवल है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा, उसको रेगुलरली फॉलो करें। बस ये 3 ही चीज़ें करनी है आपको। ये 3 चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट है, बोलना आसान है, पर अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चीज़ और ऐड जो अपन कर सकते हैं कि आजकल थोड़ी लाइफ स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स थोड़े से बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल अपना लिमिटेड रखें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना पीना करें। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसमें बेसिकली इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ। हमारे पास सर्जरी के लिए कितने पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा तो एकदम ठीक है, पूछते हैं कब चेक कराया, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सो ये आपको बॉडी बहुत एक्सट्रीम लेवल्स तक जब तक शुगर नहीं चली जाएगी तो मुझे लगता है वो नहीं बताएगी, मतलब आपको सिम्टम्स नहीं होंगे जिससे आपको ये पता पड़ सके कि कुछ गड़बड़ हो रही है। पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसने लापरवाही की है, तभी वो आपके पास पहुंचा है, क्योंकि रेटाइनोपैथी बिना लापरवाही किए कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता है। तो हमने अपने शुगर लेवल्स को हाई रखा है तभी वो इनके पास आ रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। मतलब इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए बेसिकली। एक चीज़ तो हमारे समझ में आ गई कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सेबल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ,
तो इसमें अनलेस एंड एडवांस अनटिल वो कोई ड्रग से इंड्यूस हुई है या किसी और बीमारी की वजह से हुई है, जैसे अभी हमने कोविड में बात की थी कि स्टेरॉइड लेने से कई लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए थे, कुछ टाइम के लिए डायबिटिक भी हो गए थे, तो वो रिवर्सिबल होता है, सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है। लेकिन जो मोस्टली डायबिटीज़ हम देख रहे हैं, जो 99% डायबिटीज़ है वो रिवर्सिबल नहीं है, और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारी डायबिटीज़ रिवर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें भी जो कोविड की बात डॉक्टर साहब ने बताई, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये ओवर द काउंटर जो हमें ये ड्रग्स मिलने लग गई थी स्टेरॉइड, हाँ हाँ, उसने भी काफ़ी डैमेज किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है उसने। हाँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ, जिन्होंने प्रॉपर कंसल्टेशन बिना दवाइयाँ चालू कर ली। बिल्कुल किया। लकीली सही भी निकल गए, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स किसको पता है। ओवर यूज हो रहा है, कुछ Overuse, मेडिकेशंस का ओवर द exactly. काउंटर ऐसे बिक रहे हैं, तो उससे बहुत लोगों को डायबिटीज़ हुई है। हाँ, मतलब इवेंचुअली आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास में आदमी एटलीस्ट 1 या 2 स्टेज बाद में पहुंचता है। पहले दवाई वाले को दिखा लेगा, आस पड़ोसी से पूछ लेगा, उससे सब Google कर कुछ लेगा। गूगल कर लेगा। एग्जैक्टली आजकल तो गूगलोपैथी तो है ही है हमारी अपने आप। क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं लोग जिसके वजह से ये डायबिटीज़ इतनी बढ़ रही है अपने देश में? वो एग्जैक्टली अभी अपन ने बात करी गूगलोपैथी, अपने स्टेजेस के ऊपर पे नहीं दिखाना प्रॉपरली, इग्नोर करना चीज़ों को, ये सब चीज़ें तो हैं। थोड़ी डाइटरी हैबिट्स भी अपनी अब उतनी ठीक नहीं है, सब लोग फास्ट फूड और अनहेल्दी फूड की तरफ हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी मैं एक कारण मानूंगा। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, वेट की किसी को चिंता ही नहीं है, सब अपने काम और स्ट्रेस में बिजी हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डॉक्टर बच्चों रितु, मेरे में- ख्याल से इसमें अपने ये स्ट्रेस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत रोल है। बहुत लोग हैं जो सब चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, हमें कहते भी हैं आके कि हमने डाइट का भी ध्यान रखा, हमने, आपने कहा था घूमने फिरने का ध्यान रखना, वो भी रखा, दवाई भी ले रहे हैं, पर उन रात को नींद ही नहीं ले रहे हैं वो, तो फिर उनकी शुगर कैसे कंट्रोल होगी? जब पूरी रात स्ट्रेस में निकलेगी उनकी, तो फिर उनकी शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ, और बच्चों में कैसे मैनेज होता है फिर ये डायबिटीज़? अगर बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया कि टाइप 1 डायबिटिक में, जो कि ज़्यादातर होते हैं 30 साल से कम उम्र में, ज़्यादातर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ ही मिलती है, उनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। बच्चों में डायबिटीज़ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, उसमें इंसुलिन लगाना पड़ता है, जो कि खुद पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। और ट्रॉमेटिक भी है। हाँ, ट्रॉमेटिक है, क्योंकि बच्चे को मिनिमम 2 बार तो इंसुलिन दिन में लगाना ही लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। पर उस, अगर वो एक बार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि मुझे इंसुलिन लगाना पड़ेगा और मुझे मीठा खाने से अपने बच्चे को रोकना है, तो उसके बाद शुगर को बच्चे में भी आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एड ऑन मैं आपको ये करना चाहूँगा, चाहे आँखों के अंदर में अब डायबिटीज़ का इफेक्ट है, चाहे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बे न्यूरोपैथी है या कोई भी है, जब तक कुछ नहीं हो रहा है जब तक सब अच्छा है। जब इफेक्ट आना चालू होता है तो एक बहुत रैपिड पेस पे इफेक्ट आता है। आप कंट्रोल करने की सोचते हैं, इतने में तो इफेक्ट आ चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जो एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हैं उनके बारे में आप दोनों ही बताएं। जैसे हम टाइप 1 डायबिटिक बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों में आजकल इंसुलिन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतनी बार दिन में लगाना। अभी इंसुलिन पंप काफ़ी यूज़ होने लग गया है, यूएस में और यूरोप में तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, इंडिया में भी काफ़ी यूज़ होने लग गया है, 2-3 कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में भी। अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे शायद कर पाएंगे। तो इंसुलिन पंप एक अच्छी चीज़ है जिसको हम परमानेंटली बच्चे के यहाँ पे लगा सकते हैं, और वो अपने आप उसमें हम इन्फ्यूजन रेट फिक्स कर देते हैं और वो इंसुलिन बॉडी में रिलीज़ करता रहता है, तो उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली डायबिटीज़ कंट्रोल ईजी हो जाएगा। जब वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आ जाएगा हमारे देश में, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हम उसमें। सीजीएम के बारे में? सीजीएम भी यही सेम इंसुलिन पंप की तरह यूज़ होने लग गया है हमारी कंट्री में, फ्री स्टाइल लिब्रा के नाम से आता है, उसे हम अपने आर्म में यहाँ लगवा सकते हैं और अपने फ़ोन में उसका ऐप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हम एक स्कैन से हम अपने ब्लड शुगर को दिन में जब भी चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बार बार प्रिक करके शुगर चेक करने का जो एक वो रहता है, परेशानी रहती है कि बार बार कैसे हम शुगर चेक करें, बार बार कैसे प्रिक करें, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। वो तो एक लगा रहेगा फ्री स्टाइल लिब्रा, और हम उसमें और बहुत सारे पेशेंट यूज़ भी कर रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। वो दिन में 4-4, 5-5 बार अपना शुगर लेवल चेक कर पाते हैं आराम से। वो ये भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से उनके शुगर बढ़ रहा spiking है, हो खाने रही की वजह से उनकी कब स्पाइकिंग हो रही है, बिल्कुल देख सकते और हैं। इनफैक्ट इसके तो आजकल डेडिकेटेड चैनल्स भी हो गए हैं जो कि ये सब चीज़ों को एनालाइज करके भी इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एड ऑन ये है कि आजकल जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, जो मशीन्स हैं, वो काफ़ी एडवांस हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टेजिंग ही मिस हो जाएगा। स्टेजिंग से लेके ग्रेडिंग, हर कुछ आपका चीज़ बहुत आसान है। स्टैंडर्डाइज मशीन्स हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं और काफ़ी समय से अब यूज़ होते आ रहे हैं। बट अगेन प्रॉब्लम यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, वेट कर रहे हैं कि भाई जिस दिन मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी और उसी दिन मैं दिखाऊंगा, तो हम बेसिकली खतरे को इनविटेशन दे रहे हैं। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि मुझे आंखों से दिखना ही कम हो जाएगा और फिर मैं मानूंगा कि मेरे रेटिनोपैथी है, तो वो आप फिर
जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, फिर आप वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं तो फिर तो आपका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि गांव में डायबिटीज़ कम है, शहरों में ज़्यादा है। हाँ, वो इसका जो कारण हम ये वाला मान सकते हैं जो हम बात कर रहे थे अभी, लाइफस्टाइल चेंजेस वाले, क्योंकि गांव में अभी खान पान उस तरह फास्ट का फूड नहीं की हुआ है, फास्ट अवेलेबिलिटी फूड कम है। अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है जैसे शहर में, और वहाँ के लोग मेहनत भी हमारे कंपेरेटिवली, वैसे मेहनत दोनों ही लोग कर रहे हैं, पर वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे वाले लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा है अर्बन वाले लोगों का, तो ये एक डिफरेंस रहता है। शायद मेरे ख्याल से अर्बन लोगों में स्ट्रेस भी ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल्स भी ज़्यादा है, हाँ, और फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत बिल्कुल भी नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डायबिटीज़ में जो भी एडवांस ट्रीटमेंट आ रहे हैं, वैसे रेटाइनोपैथी में क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? देखिए जो पहली चीज़ इसके अंदर में आज की डेट में लेज़र्स हैं, जो कि अगर हमारे प्रोलिफरेटिव स्टेज पे हम जा रही है तो उसको रोकने के लिए लेज़र्स अवेलेबल हैं, जो कि एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर स्टेज के ऊपर पे बात प्रोग्रेशन को रोकने की होगी, रिवर्सल की नहीं है। अगर उसके बावजूद भी हमारे आँख के अंदर जो पर्दा है उस पे इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, तो आज की डेट में डायरेक्ट इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि डायरेक्ट जो ड्रग है उसको इफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर सप्लाई करती हैं, जिससे जो मेजर कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे आके अपना इफ़ेक्ट आता है और उससे अच्छा काफ़ी जो है इफ़ेक्ट भी आता है पेशेंट्स के। एक मेरा और सवाल है सर, सुपर फूड्स आजकल ये काफ़ी अपन को सुनने में आ रहे हैं, कुछ सुपर फूड्स जैसे मोरिंगा बता रहे हैं या तो ये डायबिटीज़ में या आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? सुपर फूड्स जनरली उन्हीं को कहा जाता है जिनमें इंस्टेंट एनर्जी होती है, अच्छी मात्रा में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है और कैलोरी इनटेक बहुत कम होता है। आप उसको खाने के बाद आपको कैलोरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने कितनी कैलोरीज ले ली, तो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो शरीर के लिए बेनिफिशियल है वो अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो फेवर में हूँ कि डायबिटिक पेशेंट सुपर फूड यूज़ करे तो कोई बुराई नहीं। कुछ सुपर फूड आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें फूड्स का और कैलोरी इनटेक देखें उनका। अगर आपकी कैलोरीज लो हैं और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो फिर आप आराम से उस फूड को खाएं, कोई दिक्कत नहीं है सुपर फूड्स का। आँखों के लिए ऐसा कोई परहेज वाला खाना या कोई ड्रिंक या कोई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आँख के लिए अलग से तो कुछ भी नहीं है और वो तो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट का ही काम है कि क्या चीज़ अलाउ करनी है क्या नहीं करनी है। इफ़ेक्ट नहीं आने देना है, इफ़ेक्ट आता है तो हमारा रोल है उसमें। डायबिटीज़ की वजह से और क्या बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो रही है जो आप कॉमनली बहुत ज़्यादा, जैसे आंखों का अपन ने डिस्कस कर लिया, रेटाइनोपैथी अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस में से अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी है और डायबिटिक रेटाइनोपैथी है। न्यूरोपैथी कहते हैं हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सूनापन आना, जलन रहना, उसको कहते हैं न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी और रेटाइनोपैथी तो अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। किडनी पे असर आने लग जाता है, उसकी वजह से शरीर में सूजन रहने लग जाती है और धीरे धीरे पेशेंट को डायलिसिस तक पे जाना पड़ता है, किडनी भी खराब होने लग जाती है। यहाँ तक कि किडनी डिजीज़ में जो आजकल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसका सबसे मुख्य कारण डायबिटीज़ ही बन के आया है। और मैंने जैसे आपको बताया था जब हम अल्कोहल की बात कर रहे थे कि लिवर पे भी बहुत देखा गया है कि जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है उसका सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ ही है। तो डायबिटीज़ तो सभी आप देख सकते हो, हार्ट पेशेंट्स भी आपको आप लोग देखते ही हैं कि वो या तो बीपी कंट्रोल नहीं रखते हैं या शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो हार्ट डिजीजेज, लकवा, सबका कारण डायबिटीज़ है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस की दुकान है डायबिटीज़। हाँ, जनरली सुनने में आता है कि बीपी शुगर हो गया, बीपी शुगर हो गया, तो बीपी भी हाई हो जाता है शुगर में? हाँ, हाइपरटेंशन और डायबिटीज साथ में चलते हैं। एक टर्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं उसको, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मोटापा, ये चार चीज़ें साथ में चलती हैं। तो इन चार चीज़ों से बचें आप, एक तरह से मोटापे से बचें जिससे आप इन चारों बीमारियों पे कंट्रोल रख सकें मेनली। हाँ डॉक्टर साहब, अपन ने काफ़ी चर्चा करी इस विषय पे। आप तो रोज़ पेशेंट से मिल रहे हो, रोज़ आपको नई नई चीज़ें पता चल रही होगी या पुरानी चीज़ें रोज़ वापस से पता चल रही होगी। कुछ हमारे साथ ऐसा शेयर करें जो हमारे पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में जो कि पहले से ना डायबिटीज़ उनकी डायग्नोज्ड है, ना उनको कुछ पता है, ना सिम्टम है। उनका पहला सिम्टम ही ये होता है कि मुझे कल तक तो दिख रहा था पर आज मुझे दिख नहीं रहा, या जो मैं चश्मा लगा रहा था वो चश्मे से मेरे को दिखना जो है अचानक से कम हो गया है। तो जब हम नंबर चेक करते हैं तो नंबर काफ़ी बदलाव आता है। बच्चों में नंबर बदलना कॉमन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई अलार्मिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन एक स्टेज के बाद में नंबर बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। तो जब एडल्ट्स के अंदर में ये नंबर अचानक से बदला हुआ मिलता है तो हम लोग जब चेकअप करवाते हैं उनका, और हम उन्हें कहते हैं कि एक बार हम लोग इन हाउस ही ब्लड शुगर चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए बहुत लोग एप्रीहेंसिव होते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारे को तो शुगर है ही नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है।
पर इनवेरिएबली ये निकलता यही है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होने की वजह से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं पड़ता, और अनकंट्रोल्ड होने की वजह से अचानक से रातों रात नंबर बदल जाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा लगे, आप चश्मा लगा रहे हैं और अचानक से आपको दिखना कम हो गया है, तो आने से पहले एक बार अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करा लीजिए। लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, जैसे पहले मानते नहीं थे कि मुझे शुगर हो गई, या आप बता भी दोगे टेस्ट में भी आ गया तो भी वो बोलेगा नहीं ये तो मैंने कल मीठा खाया था इसलिए शुगर बढ़ बिल्कुल गई। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही एक्सेप्टेबिलिटी कह रहे के हैं। बारे में बताएं। एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में तो आ गई है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। डायबिटीज़ के लिए भी और हाइपरटेंशन के लिए भी बीपी की गोली खाना लोगों को बहुत भारी लगता है, शुगर की गोली खाना लोगों को बहुत भारी लगता है। उनको लगता है कि क्योंकि ये कोई इमीडिएट नुकसान नहीं कर रही है शायद उनकी बॉडी में, तो उनको ये समझ नहीं आता कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आना, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा, एक्सेप्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि एक छोटी सी गोली आपको बहुत फ़ायदा कर रही है और इससे बचने से आपको बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि मतलब आप ये देखें कि जो हमारे पास वार्ड में स्ट्रोक के पेशेंट्स या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हार्ट के पेशेंट्स एडमिट होते हैं, वो ज़्यादातर सब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वाले ही होते हैं। और उनकी गलती क्या होती है कि वो एक गोली से बच रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो 10 दवाइयाँ लेते हैं उसी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ लोगों में अगर समझ आ जाए तो उनका बहुत बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, वो मिठाई वाली आपने जो बात बोली कि कल खा लिया था इसलिए आज हो गया, हाँ। इसका सबसे अच्छा हथियार जो है वो डॉक्टर साहब भी आपको और एलैबोरेट करेंगे, वो है HbA1c। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले HbA1c जो स्टैंडर्ड जांच है उसको ज़रूर कराते हैं, क्योंकि उससे उसे ये पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने से मेरी शुगर ज़्यादा है। तो फिर वो ये वाला बहाना ही यूज़ नहीं कर सकता कि सिर्फ कल खा मीठा लिया खाने था। की वजह से आ गए, या हम बहुत तेज़ दौड़ के आए हैं या चल के आए हैं तो हमारा बीपी बढ़ा हुआ मिल गया, ऐसे बहाना वो नहीं बना सकता। हाँ। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए है कि जिनको भी ऐसा डाउट है कि उनको शुगर है या वो परहेज कर रहे हैं, वो कम से कम एक बार हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद अपना HbA1c चेक जरूर करें। बिल्कुल कराएं साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी और आपका भी, थैंक यू। जो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी बढ़िया जानकारी दी। और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जिनको थोड़ा भी डाउट है या जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको डायबिटीज़ हो गई, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, या जिनको आंखों से समस्या आ रही है जो डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि थैंक यू, आपने इतना अच्छा धन्यवाद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों के साथ, और शायद आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिल जाए कि वो इस डायबिटीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और इससे उनको कुछ बेनिफिट हो सके, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। स्पेशली अब तो 14 नवंबर को जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ वर्ल्ड रहा है। डायबिटीज डे है, हाँ, तो एटलीस्ट उस दिन तो हम एक प्लेज लें कि डायबिटिक चेकअप एक बार जरूर कराएं। बिल्कुल कराएं, बिल्कुल कराएं वर्ल्ड डायबिटीज़। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो आप सब ने जानकारी ले ली कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और काफ़ी कॉमन हो चुकी है, इससे घबराना नहीं है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है, अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जाके नज़दीक अस्पताल में अपना चेकअप करवा सकते हैं। और ऐसी जानकारी आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।